Hello, dear students. We are studying work energy and power, and in the previous video, we had studied about collisions. And in that collision, we have seen one example, uh, one application that in case of elastic collision in one dimension, how the velocities of the particle changes. Today, in this video, we'll learn about inelastic collision in one dimension. So, here we are going to discuss the perfectly perfectly inelastic collision in one dimension. What do we mean by perfectly inelastic? इसका मतलब ये है लाइक किसी भी मड में अगर हम स्टोन फेंकते हैं तो इट डू नॉट बाउंस बैक, इट स्टिक्स टू दैट मड, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. कोई भी चीज़ है किसी भी बॉडी से अगर स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्राइक करने की वजह से वो उससे चिपक कर अगर आगे मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. तो इनइलास्टिक कोलिजन के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी. And what were those characteristics? Total energy remains conserved, momentum remains conserved. The biggest difference is कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहती. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब द टू पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग sticks to each other. That is called perfectly inelastic collision. मतलब सिंपल सी बात ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है जिसका मास है सपोज m1 और मैंने इसको वेलोसिटी दे रखी है सपोज u1, और उसके बाद ये एक दूसरी बॉल है जिसका मास है m2 एंड इसको मैंने जो वेलोसिटी दी है वो दे दी मैंने u2. दोनों मूव कर रहे हैं. मूव करने के बाद दे कोलाइड विद ईच अदर, and after collision this m1 and m2 both sticks together and will move with the same velocity, that is the velocity is v. So this is the condition before collision and this is the condition after collision. So if linear momentum is conserved, that means momentum before collision will be equal to momentum आफ्टर कोलिजन. ऐसा ही होगा, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. दैट मीन्स m1u1 plus m2u2 is equal to m1v plus m2v. So to find the velocity after collision we are having a formula that is m1u1 m2u2 upon m1 plus m2. What I need to find is the kinetic energy do not remain conserved. That means there will be a loss in kinetic energy. So to find the loss in kinetic energy, what we have to do is we have the loss. That means the initial kinetic energy must be greater than the final kinetic energy. So what is initial kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. सो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर, और इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, आप माइनस कर देंगे हाफ, दोनों का मास ऐड कर दीजिए यानी कि m1 plus m2 and this will be v square. If we'll place this value of v from this equation, then half m1 u1 square plus half m2 u2 square minus half m1 plus m2, and this v will be m1 u1 plus m2 u2
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस दिस विल बी हाफ m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा m1 u1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जब मुझे यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने पर जो मुझे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी हाफ m1 स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, हाफ कॉमन आ जाएगा यहाँ से, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। ऐसी कंडीशन होगी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2। तो देखो m1 u1 स्क्वायर से m1 u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और m2 u2 स्क्वायर से m2 u2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेटा तो दिस विल बी हाफ, और यहाँ पर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा दिस विल बी, देखो m1 m2 m1 m2 m1 m2 हर जगह से कॉमन आ गया, m1 m2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या मिलेगा आपको u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2u1 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा ही देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी हाफ m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो दिस विल बी दी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसका आ गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। तो इनइलास्टिक कोलिजन में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है देन वी हैव दिस फॉर्मूला, as the kinetic energy is not conserved in this, so there will be a loss in kinetic energy. So to find the loss we have derived this expression, and this expression will be half m1 m2 u1 minus u2 का whole square upon m1 plus m2, right? अब यहीं पर अगर हम देखें इलास्टिक कोलिजन अगर 2 डायमेंशन में होगा तो क्या कहानी होगी। सो नेक्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कंडीशन ली, हमने अज्यूम किया कि सपोज ये एक m1 मास है, इसकी वेलोसिटी है सपोज u1, एक दूसरा मास है जो कि रेस्ट पर है, इट इज एट रेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा, इससे कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने की वजह से आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि सपोज यहाँ से m1 चला गया मेरा सपोज इस डायरेक्शन में, दिस इज सपोज m1। ओब्लिक कोलिजन 2 डायमेंशन का मतलब इसको ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। ओब्लिक कोलिजन मींस कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल्स पर जाती हुई बॉडीज दिखाई देंगी, मतलब 2 डायमेंशन में मूव करती हुई बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमारा सपोज चला गया m1 और यहाँ पर चला गया सपोज m2। Obviously they will make some angle, suppose this is theta1 and this will be theta2. So if this is theta1 that means we'll have certain velocity over here, suppose v1, और इसकी कुछ ना कुछ velocity होगी that will be v2, और यहाँ पर आपको ये एंगल theta2 मिलेगा, so this will be v2 cos theta2, और नीचे की डायरेक्शन में आपको मिलेगा v2 cos theta1। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको v1 cos theta1, और ऊपर की डायरेक्शन में आपको मिलेगा v1 sin theta1। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी।
तो जो भी हमारा मोमेंटम है उस मोमेंटम को अब हमें कंजर्व करना है, तो कंजर्व हमें अब दो डायरेक्शन से करना होगा। तो अगर हम देखें तो इसको जो भी मोमेंटम मिला हुआ है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम दिया गया है यहाँ पे। तो अगर मैं मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन की बात करूं, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, और अगर मैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम की बात करता हूं तो m1 u1 इज द इनिशियल मोमेंटम, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 cos थीटा 1, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m2 v2 cos थीटा 2, ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारा मोमेंटम हो गया। सो दिस विल बी m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, राइट। अगर यही चीज मोमेंटम इन y डायरेक्शन की बात होगी, तो y डायरेक्शन में क्या है, तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है जीरो, कोई मोमेंटम ही नहीं है, सारे का सारा मोमेंटम हमारा x डायरेक्शन में है। सो इट विल बी जीरो एंड दिस जीरो विल बी, इसका अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो दिस विल बी m1 v1 sin थीटा 1, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये हमें कितना मिल रहा है m2 v2 sin थीटा 2। सो फाइनली द मोमेंटम विल बी, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, ये दो इक्वेशंस मिल गई हमें। तीसरी चीज, अब आप काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि हमने इस वाले पार्टिकल को रेस्ट पर माना है, तो हाफ m2 जीरो का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई। जब हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन फाइंड दी फोर अननोन्स। दोज अननोन्स आर, हम यहाँ से v1 निकाल सकते हैं जैसा भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, v2 निकाल सकते हैं, थीटा 1 निकाल सकते हैं, और थीटा 2 हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो these this is the case where collision is occurring in two dimension, मतलब bodies collide करने के बाद वो straight direction में travel ना करके किसी एक particular angles पर move करना शुरू कर देती हैं, that is called elastic collision in two dimension। यहीं पर अगर हम आगे बात करें तो एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ restitution, restitution। What do we mean by this? What do we mean by coefficient of restitution? So it is defined as the ratio of the magnitude of the relative velocity of separation, relative velocity of separation to the relative velocity of magnitude of, इसका magnitude देखना है आपको, relative velocity of approach before collision, and this is relative velocity of separation after collision. So suppose this is m1 mass moving with u1, this is m2 mass moving with u2 after collision. Suppose they move with certain velocity, that is v1, and this moves with certain velocity, that is v2. So coefficient of restitution is represented by E, and this is what is the relative velocity of separation. अगर हम यहाँ पर relative velocity of separation की बात करेंगे तो we have to take the magnitude of it.
तो अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो देखो सेपरेशन है तो v2 वेलोसिटी बड़ी होगी तभी तो ये सेपरेट होगा, यानी कि मैं यहाँ पर v2 माइनस v1 मान सकता हूँ। और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ this is relative velocity of separation, this is separation, and this is approach. They are approaching each other, so this will be u1 minus u2 हो जाएगा ये. So E will be v2 minus v1 का mod upon u1 minus u2 का mod. This is called coefficient of restitution. Most important thing is this physical quantity measures the degree of restitution of collision. This measures the degree of restitution of a collision, restitution of a collision. अब यहाँ पर E की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू बेसिकली लाइज बिटवीन 0 एंड 1. मतलब ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होगी तो वो एक स्पेशल केस के लिए होगी. तो सबसे पहले अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें, और वो भी कैसा, परफेक्टली इलास्टिक की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 के बराबर होती है. अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन, और वो भी कैसा, परफेक्टली, तो इस केस में आपको E की वैल्यू जो मिलती है वो 0 मिलेगी. अगर सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन हो, मतलब जो भी आपके, सपोज ये आपने देखा है ज़्यादातर जो हमारे कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक ही होते हैं. सपोज एक बॉल है, इस बॉल को आपने इस फ्लोर पर गिराया, तो गिराने के बाद ये ऊपर वापस जाएगा, वापस अब सेम हाइट तो गेन नहीं करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा. तो दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन. ये परफेक्टली इनइलास्टिक कब हो जाएगा, जब ये बॉडी आती और सीधे सीधे यहाँ पर नीचे गिर जाती और इससे स्टिक हो जाती. स्टिकिंग वाला जो केस है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. लेकिन अगर बॉडी बाउंस बैक हो रही है एंड इट इज नॉट अप्रोचिंग टू अ सर्टेन हाइट जो पहले थी इनिशियल हाइट, तो इन दैट केस जो भी आपका कोलिजन होगा दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन. तो इस इनइलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें तो इनइलास्टिक कोलिजन में E की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. एक होता है सुपर इलास्टिक के केस में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, उसको हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक. तो इस यहाँ पर आपको वैल्यू E ग्रेटर देन 1 मिला करती है. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. So basically this completes your work energy and power unit completely. In the next video we are going to discuss the center of mass and rotational motion. Till then, thank you so much. God bless you all.